आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की पूर्व संध्या पर लीजिए सुनिए परिचर्चा सयानी उम्र 100 सपने 100 बंधन। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं वरिष्ठ पत्रकार और संपादक श्रीमती सर्वमित्रा सृजन। ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है, कहीं भी शाख है गुल देखे तो झूला डाल देती है। मुनव्वर राणा जी का ये शेर बेटियों की जीवटता को खूबसूरती से बयां करता है और जीवन सपनों से ही खूबसूरत होता है। सपने और बंधन दो एकदम अलग अलग शब्द हैं। सपने इंसान को जहां उन्मुक्त करते हैं, वहीं बंधन व्यक्ति को जकड़ते हैं, और जब ये बंधन लड़कियों पर हो तो गांठें और पक्की हो जाती हैं। वैसे तो सपनों की कोई उम्र नहीं होती। सपने लड़के या लड़की, जाति या धर्म के मोहताज भी नहीं होते, बस चुपके से आंखों में समा जाते हैं। और सयानी उम्र के सपनों की तो बात ही कुछ और है, क्योंकि इन्हें पूरा करने के लिए सारी उम्र सामने होती है। लड़कों के पास अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने का पूरा मौका उन्हें मिलता है, लेकिन हमारे समाज में आज भी लड़कियों के सपने पूरे हो पाएंगे या नहीं, ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे उनका परिवार, समाज और आसपास का माहौल कैसा है। आज भी कई देशों में लड़कियों को वो सम्मान नहीं मिल पाता जिसकी वो हकदार हैं। एक बालिका के जीवन में आने वाली चुनौती और परेशानियों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, और आज इसी उपलक्ष्य में हम सब यहाँ चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं। सयानी उम्र 100 सपने 100 बंधन। आज इस विषय पर परिचर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय महिला आयोग में सीनियर लीगल कोऑर्डिनेटर श्रीमती कंचन खट्टर जी, बचपन बचाओ आंदोलन के समन्वयक श्री राकेश सिंगर जी, और इंडिया फॉर चिल्ड्रन के श्री अनिल पांडे जी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कंचन जी, मेरा सबसे पहला सवाल आप ही से है। हमने सपनों की बात की, सयानी उम्र की बात की, तो लड़कियों के सपने पूरे होने तो ये तो बात की बात है, लेकिन लड़कियां सपने देख सकें, इनके लिए किस तरह का माहौल आप ज़रूरी समझती हैं? आज मैं अपनी बात शुरू करूंगी एक लघु फिल्म से, ख्याली पुलाव। मुझे लगता है कि ये हिंदी भाषा में बहुत ही सुंदर एक छोटी 25 मिनट की फिल्म है जी, जिसमें बताया गया है कि एक छोटी सी लड़की जो एक गांव में पढ़ती है, वो कैसे और किस तरह से अपने सपनों को पूरे करने की दौड़ करती है। जी। सपने कैसे हो, ये जरूरी नहीं कि सबके सपने एक जैसे हों। जी। सपने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार होते हैं। ये छोटी सी लड़की एक बार पढ़ती है तो कोई खेलों का एक संयोजक के लिए आते हैं कि हैंडबॉल की एक गेम के लिए टीम बनानी है। तो इसको आकर्षित होता है कि जो वो लड़की आई है उसकी शॉर्ट्स जो उसने पहनी है, छोटी सी जो उसने निक्कर पहनी है, ये वो पहनना चाहती है। इसको खेलने का आकर्षण नहीं था, लेकिन इसको आज़ादी चाहिए थी वो पहनने की। तो उसी दौड़ में ये सारी मेहनत करती है और किसी तरह उस टीम में प्रवेश करती है। तो बात है कि सपने पूरे करने की दौड़ जो है वो हर किसी में होती है, चाहे वो कोई भी परिस्थिति में रह रहा हो। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि मानसिकता तो बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियों को एक तरफ तो पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बोलते हैं कि आगे बढ़ो, वहीं कहीं ना कहीं परिवार से भी उसको पीछे खींचा जाता है। कहा जाता है कि रात से पहले घर आ जाना, इस तरह के कपड़े पहन के मत जाओ जी। तो ज़रूरत है कि एक ऐसे माहौल की जहाँ पे जिस तरह से लड़के अपनी इच्छा के अनुसार रह सकते हैं, उनको भी एक ऐसा वातावरण दिया जाए कि वो अपनी इच्छा के अनुसार रह सके और उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। राकेश जी, आप बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं और हम सब जानते हैं कि कैलाश सत्यार्थी जी, उनको नोबेल प्राइज़ जो मिला, पीस प्राइज़, वो मलाला यूसुफजई के साथ मिला था। और मलाला भी ऐसी ही एक बच्ची का नाम उस वक्त था जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए गोली भी खा ली, और इसमें उसके परिवार ने उसका पूरा साथ दिया। इतना उस पर हमला हुआ, तालिबानी सोच जो हावी थी, उसके बावजूद उसने अपने सपनों को नहीं छोड़ा, और आज वो बच्ची जो है नोबेल प्राइज़ विनर है, और उसने अब दुनिया भर की लड़कियों को वो प्रोत्साहित करती है। लेकिन क्या एक मलाला से हम दुनिया को बदलते देख सकते हैं? हमारे समाज में आखिर
ऐसे कितनी मलाला हमको देखनी पड़ेंगी? क्यों मलाला जैसी किसी बच्ची को अपनी पढ़ाई के लिए या आगे बढ़ने के लिए गोली खाने की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, और इसके साथ ये देखने की बात है कि हमारे देश में और दुनिया में मुख्य रूप से लड़कियों के मामले में एक दोहरी मानसिकता रखी जाती है। आप देखिए कि वो मानसिकता कहाँ से शुरू होती है, वो गर्भ से। तो अब हमारे यहाँ देश में भी कानून है, अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है कि आप पहले से ही वहीं से अंतर शुरू हो जाता है। उसके सपने का अंतर, उसके जीवन का अंतर, उसके परवरिश का अंतर वहीं से शुरू होता है। मैं एक लड़की का जिक्र करना चाहूंगा। राजस्थान में हम लोग एक कार्यक्रम चलाते हैं, बाल मित्र ग्राम, ऐसा गांव जहां सब बच्चे का प्रोटेक्शन होता हो बाल विवाह से, बाल मजदूरी से। वहां पे एक लड़की पायल जांगिड़, जिसको एक बड़ा पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला अभी थोड़े दिन पहले, और वो लड़की जो है वो इस बात के लिए खड़ी होती है कि उसका बाल विवाह हो रहा होता है, और बाल विवाह वो अपना रोकती है, पूरे और दूसरे गांव के आसपास बाल विवाह, सैकड़ों बाल विवाह रोकती है, और उसको जो है चेंज मेकर अवार्ड मिलता है। और वो अवार्ड, हर्ष की बात ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी वो पुरस्कार मिला और पायल जांगिड़ को भी मिला। तो ये जो आज दुनिया बदल रही है, हमारा देश बदल रहा है, तो लड़कियां आज अपने हक के लिए, ठीक है कि वो उसको हक मिलना चाहिए। एक समय होता था कि बोलती नहीं थी, आवाज नहीं उठाती थी, आज आवाज उठा रही हैं। ऐसी ही एक लड़की है तारा बंजारा। तारा बंजारा अपने बंजारा जाति की पहली लड़की है जो स्कूल गई है राजस्थान के गांव में, जयपुर के पास में। उसके सपने हैं कि वो पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती है। तो ये बड़ा बदलाव आ रहा है समाज में, लड़कियां बदल रही हैं। बदलाव की बात राकेश जी ने की, और ये बिल्कुल सही बात है। ये बेटी हमारे लिए बेटे जैसी है, इस सोच को जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक बदलाव नहीं होगा। और अनिल जी, आप इंडिया फॉर चिल्ड्रन से जुड़े हैं और आप बदलते समय के अनुसार आप काम कर रहे हैं। आपका काम सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, और आप समाज और जो संगठन है और सरकार है, इनके बीच आप एक सेतु की तरह काम कर रहे हैं। तो आप किस तरह का बदलाव महसूस कर रहे हैं पहले के समय में, आज के समय में, टेक्नोलॉजी के आने के बाद लड़कियों की परवरिश में या उनके आगे बढ़ने के जो उनको मौके मिलते हैं, उनमें किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं और किस तरह की बाधाएं आप अभी भी महसूस करते हैं? राकेश जी की बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा जी। मेरा बचपन गांव में बीता जी। फिर कॉलेज की पढ़ाई शहर में की और अभी नौकरी शहर में करता हूँ। जी। तो वो बदलाव की जो आप बात कर रहे हैं, वो गांव से लेके और ये शहर तक का बदलाव वो हमने देखा है। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और बदल रही हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि खास करके पिछले 15-20 सालों में बहुत परिवर्तन आया है। और मीडिया, सोशल मीडिया और टेलीविज़न ने, मुझे लगता है कि लोगों की मानसिकता बेटियों के बारे में बदली है। अगर आपको याद होगा, एक उड़ान, एक सीरियल आता था जिसमें एक बेटी जो है वो आईपीएस बनती है और उसकी पूरी संघर्ष की कहानी होती है। क्योंकि मेरा एक लंबा समय पत्रकारिता में बीता है, तो उस सीरियल्स को देख के बहुत माता पिता जो है वो प्रेरित हुए अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, और बहुत सारी बेटियां भी प्रेरित हुई। आज जो है ऐसे बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरी, इस तरह के तमाम आपके सीरियल, जैसे अभी मैम ने कहा है, तो ऐसे बहुत सारे जो है वो फिल्में आ रही। और मोबाइल ने, सच बताऊं तो, क्रांति किया है। जिस तरह से मोबाइल और इंटरनेट घर घर तक पहुंचा है, तो मुझे लगता है कि शहर के साथ साथ गांव के लोगों की भी मानसिकता बदली है। और दिल्ली शहर में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी बेटियां मिलती हैं। मैं थोड़े दिन टीचिंग में भी रहा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा, तो मैंने देखा कि जो हमारे स्टूडेंट थे, वो उनके पिताजी क्या करते हैं, तो ढाबा है उनका गाँव में, क्या करते हैं, वो किसानी करते हैं। तो जिस तरह से बेटियों को उन्होंने बाहर निकालना है पढ़ाई के लिए, मैं उसे एक बड़ा परिवर्तन के रूप में देखता हूँ। तो ये एक परिवर्तन है, और मुझे लगता है कि एक सोशल चेंज धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन ये जरूर है, जो बाधाओं की बात करें, अभी भी जो हमारा जो एक सामाजिक दबाव है, कहीं ना कहीं ये रहता है कि बेटियों की जल्दी शादी कर दी जाए। उसके बहुत सारे कारण हैं। उसके कारण चाहे वो उनकी सुरक्षा की भावना को भी लेके हो। उन कारणों में जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम कैसे, जो लोग हैं, जो समाज है, वह कैसे लोगों की मानसिकता को बदल पाए। जैसे कैलाश सत्यार्थी जी हैं, राकेश जी हैं, महिला आयोग है, और मीडिया की भी भूमिका है। मिलके ये सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। रही बात बाधा की, मैं बाधा देख रहा हूँ बच्चों के खिलाफ या बेटियों के खिलाफ थोड़े अपराध बढ़े हैं। जैसे मैं आज ही डाटा देख रहा था, एनसीआरबी का डाटा था, तो अभी भी देख रहा हूँ कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे बच्चियाँ हैं, वो हर घंटे, जितनी देर में हम बातचीत कर रहे हैं,
4 बच्ची का बलात्कार हो गया होगा, 6 बच्चे बच्चियों का उसमें जो है वो यौन शोषण के शिकार होंगे, और इसमें ज्यादा बेटियां हैं हमारे। कानून बना है, सख्ती है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो समाज को जागरूक होने की जरूरत है। तो जो अपराध बढ़ रहा है, एक अपराध की वजह से कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो बेटियां हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, लोग डरते हैं स्कूल भेजने के चक्कर। उस बाधा को दूर करने की जरूरत है। सरकार ने कानून बनाए हैं, अच्छे अच्छे कानून बने हैं, उनका सख्ती से पालन हो और समाज के लोग वो खड़े हों बेटियों के पक्ष में, मुझे लगता है तभी एक बाधा दूर हो। जहाँ तक कानून की बात की है अनिल जी ने, तो कंचन जी इस पर आपका ये विषय रहा है। कानून मतलब जो हम देखते हैं कि कानून सरकार ने बनाए, लेकिन जनता को उन कानूनों के बारे में कैसे जागरूक किया जा सकता है, और खासकर ये जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, ये इसका एक उद्देश्य तो यही है कि लोगों को जागरूक करना। आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये बात सही है, कानून होने के बावजूद भी ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि इन कानूनों का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। वो कमियां या तो जागरूकता में भी हो सकता है, लोगों को कानूनों का पता नहीं है, अपने अधिकारों का पता नहीं है, और दूसरा जो अथॉरिटीज हैं जैसे पुलिस हो गई, वो उनका अच्छे से पालन नहीं कर रही। शहर में तो फिर भी बच्चे बहुत ज्यादा कानूनों के बारे में जानते हैं, या सीबीएसई के भी कुछ गाइडलाइंस के अंदर कानूनों का, जैसे मैंने पीछे ही देखा था कि घरेलू हिंसा के बारे में पूरा बताया गया है बुक्स के अंदर, लेकिन अभी भी गांव की महिलाओं में और बच्चों में इसकी जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। और जहाँ तक राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग ऐसे कार्यक्रम कर रहा है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल के ऊपर। और ये कार्यक्रम इसलिए भी ज़रूरी है कि जैसे एनसीबीआर का डाटा अभी आपने रेफर किया, उसमें ये एक डाटा ये भी है कि जितनी वुमेन अंडर ट्रायल्स है, मैक्सिमम वुमेन जो है वो अंडर ट्रायल्स हैं, कि जो जेलों में भरी हुई हैं वो अभी तक उनका ट्रायल ही नहीं पूरा हुआ। तो उसका मेन कारण ये भी है कि उनको पता भी नहीं है कि वो किस अपराध के अंदर जेलों में है। तो इसीलिए इसकी जागरूकता बहुत जरूरी है, और इसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग तो कार्य कर ही रहा है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ जुड़े हुए हैं। बदलाव एक दिन में नहीं आता, बदलाव को शुरू रखना पड़ता है, जारी रखना पड़ता है। जी राकेश जी, इसी पर अगला सवाल आप ही से है कि बदलाव जारी रखना होगा, और आप बचपन बचाओ आंदोलन जो है पिछले 4 दशक का वक्त हो चुका है, और इस दौरान आप लोगों ने बहुत से बच्चों को बचाया है, कई जिंदगियों को वरदान उनका जो है वापस उनको मिला है। लेकिन गाँव में जो आप देखते हैं और शहरों में जो बात हो रही है, दोनों में किस तरह का फर्क आप देखते हैं कि आप लोगों को ज्यादा संघर्ष, बच्चों की जिंदगी को बचाने के लिए ज्यादा संघर्ष आपको कहाँ करना पड़ता है? देखिए, संघर्ष तो सब जगह है, लेकिन मैं एक बहुत सकारात्मक बात करता हूँ कि आप एक बड़ा बदलाव आपको गाँव में देखने को मिल रहा है। कि आप गाँव की सड़क पे या पगडंडी पे देखिए, सुबह के समय लड़कियां अपनी साइकिल की घंटी बजाते हुए जा रही हैं, तो उसमें लड़कों की संख्या कम होती है। उठ करके सुबह हो करके तैयार, पहन के यूनिफॉर्म, बैग उठा कर यार, हंसते गाते पढ़ने लिखने को हम तो चले, हंसते गाते पढ़ने लिखने को हम तो चले, हाँ चले 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 हम स्कूल चले, चले लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है, तो एक बहुत सकारात्मक चीज ये आ रही है कि लड़कियां स्कूल की तरफ जा रही हैं, और स्कूल अभी भी बहुत सुरक्षित जगह है, घर से भी ज्यादा। घर में खतरे हैं कि घर में यौन शोषण की घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन स्कूल में नहीं है इतना, जो इक्का दुक्का घटनाएं सुनाई देती हैं। तो एक बड़ा बदलाव आया है कि सरकारों ने भी ये सोचना शुरू किया कि लड़कियों को साइकिल दिया जाए तो वो मिडिल का क्लास पार कर लेंगी, फिर वो ग्रेजुएशन करने जा सकते हैं। हम लोग कई आदिवासी इलाकों में काम करते हैं, वहां पे हमने देखा कि जब हम स्कूल की बात करते थे तो 8वीं तक पढ़ ली, इसके बाद पीछे हट जाती थी कि भाई आगे कैसे पढ़ने के लिए जाएंगे। तो हम लोगों ने कहा कि साइकिल हम देंगे। फिर धीरे धीरे उस कार्यक्रम को सरकारों ने ले लिया, और बहुत अच्छी बात हुई कि उस कार्यक्रम को सरकार ने बड़े लेवल पे चलाया। और आज जिस तरह की योजनाएं चल रही हैं अलग अलग, अब जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए सुकन्या समृद्धि योजना है, लाडली योजना मध्य प्रदेश में, ऐसे अलग अलग राज्यों में भी चल रही है। अब वो लड़की
को सुरक्षित करने के लिए कि अगर वो 12वीं तक पढ़ लेती है तो उसको एक मस्त राशि मिलेगी, तो उस लालच में नहीं जा रही है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए वो पैसा है। ये जो प्राथमिकताएं बदली हैं, इसको और ज्यादा बदलने की जरूरत है। और जैसा अनिल जी कह रहे थे कि शिक्षा एक सुरक्षा देती है आपको, इसी तरीके से सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सोच बदलने की जरूरत है जी। कि हमारी बेटी है, गांव की बेटी है, जो हमारा कल्चर रहा है कि हम अपने गांव की बेटी को बेटी मानते हैं, बेटे को बेटा मानते हैं, तो वो थोड़ा कल्चर बदलाव आ रहा है, शहर गांव की तरफ जा रहा है। तो वो चीजें देखने, यौन हिंसा की घटनाएं गांव में भी देखने को मिल रही हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार या दुराचार करके उनको फांसी तक लटका दिया जाता है। तो ये इक्का दुक्का घटनाएं हम सब लोगों को बहुत ठेस पहुंचाती है। तो इसको रोकने के लिए जरूरी है कि कानून का पालना, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पे नहीं बल्कि हमको हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम चलाना चाहिए। ऑल इंडिया रेडियो एक बड़ा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। जी अनिल जी, अभी आप मीडिया से जुड़े हुए हैं और राकेश जी ने जो बात कही कि इक्का दुक्का जो घटनाएं होती हैं और उस पर फिर बहुत बुरा असर पड़ता है, और मेरा भी ये मानना है, ऐसे महसूस हम करते हैं कि जब हम अखबारों में, टीवी में और हर जगह हम जब वो खबरें देखते हैं कि कहीं किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, तो फिर ऐसा लगता है कि समाज में सब कुछ गलत ही गलत है। और फिर ऐसे में जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो या तो बायोपिक बन के रह जाती है या किसी एक हाथ सीरियल में उनको दिखा दिया जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप अच्छी घटनाओं को किस तरह से हम समाज में ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हैं, और उसमें कोई सुझाव अगर आप दे सकते हैं, और आप लोग खुद किस तरह से इसमें काम करते हैं ताकि समाज में एक ही कि हाँ सब कुछ बुरा ही नहीं है, कुछ अच्छा भी हो रहा है। बिल्कुल अच्छी बात कही, और ये हम लोग का संघर्ष भी रहता है जी। समाज के सामने, उन बेटियों के सामने अगर एक अच्छा आदर्श आएगा। हम सब कहीं ना कहीं जब हमारा बचपन बीता होता है, हम बचपन में एक आदर्श की तरफ जाते हैं और एक आइडियल मैन को ढूंढते हैं, व्यक्तित्व वो ढूंढते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी तमाम समाज में बच्चियां हैं जिन्होंने अपनी किस्मत बदली है, अपने सपनों की बात कर रही हैं, वो अपने सपनों को पूरा किया है। ऐसी बेटियों की कहानियां मीडिया में आनी चाहिए। लेकिन ये थोड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि जो क्राइम की खबरें होती हैं, अपराध, जैसे मीडिया में हम लोग कहते हैं एक ABCD फार्मूला होता है जिसमें हम कहते हैं A से एस्ट्रो, B से बॉलीवुड, C से क्राइम आता है। तो क्राइम की खबरें, तो इसलिए जो अपराध हो रहे हैं वो अपराध इसी थ्योरी के तहत मीडिया थोड़ा तवज्जो देता है और कवर करता है। फिर भी हम कहेंगे जो बालिका और बच्चों की बातें आप कर रहे हैं, पूरी मीडिया में 1 से 2% इसका स्पेस है, जो तमाम अध्ययन हुए हैं, तो बहुत कम स्पेस है ये। तो सबसे बड़ी बात है कि बेटियों की बातें ज्यादा से ज्यादा आए, वो सिर्फ एक पन्ने तक सीमित न रहे कि एक जो है वो अखबार का एक सप्ताह का एक कॉलम आता है तो उसमें महिलाओं की बात करनी है तो बच्चियों की बातें भी कर दें। मुझे लगता है कि इसको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है तमाम फेलोशिप दिए जाए। जो इस तरह से लोग काम करने वाले लोग होते हैं, देखिए मीडिया की एक समस्या आ गई है, वो पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं यार, बहुत सारे रीजन हैं उनके, रिसेशन है, विज्ञापनें कम हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सरकारों को, सामाजिक संगठनों को, राकेश जी जैसे लोग काम कर रहे हैं और ये देते रहे हैं, तो मीडिया फेलोशिप भी देनी चाहिए। ऐसी बेटियों की कहानियां मीडिया में आए, रेडियो पे आए, टेलीविजन में आए, इसका हमें प्रोत्साहित भी हमें करने की जरूरत है। सकारात्मक खबरें जितनी ज्यादा आएंगी तो समाज में एक माहौल भी बनेगा। जैसे हम देखते हैं अभी मिताली राज जो क्रिकेटर हैं, उन पर शाबाश मिट्टू फिल्म आ गई, या इस तरह की बहुत सी इस तरह आती रहती है, पर हम उनको 1-2 बार देखते हैं और फिर सोचते हैं ये तो फिल्म में हो गया या एक हाथ किसी लड़की के जीवन में हुआ, ये सबके साथ संभव नहीं है। दूसरी चीज जो हम ये देखते हैं कि सीरियल्स और फिल्मों में लड़कियों को, या आजकल जो रियलिटी शोज भी जो आते हैं, चाहे वो नृत्य के हों चाहे संगीत के हों, उनमें छोटी बच्चियों के साथ भी मतलब उनको जिस तरह से एक आइटम की तरह पेश कर दिया जाता है और उसका कई बार बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। NCW इस बारे में क्या कर सकता है? क्या उपभोग की वस्तु की तरह जो पेश किया जाता है और जिसका असर आखिरकार बच्चों पर, मतलब लड़कियों पर पड़ता है? दुख होता है ऐसी सिचुएशन में कि इस तरह के मजाक किए जाते हैं, प्रैंक किए जाते हैं एक लड़की को लेकर। सिर्फ वो ही नहीं, लेकिन अभी भी घरेलू हिंसा के बहुत सारी ऐसी, बाल विवाह से लेकर घरेलू हिंसा को भी दर्शाया जाता है उन सीरियल्स में। तो
बहुत बुरा असर पड़ता है इन सब चीज़ों का मानसिकता पे। लेकिन जहाँ तक एनसीडब्ल्यू का सवाल है, एनसीडब्ल्यू का एक कंप्लेंट मैकेनिज्म है। जी। अगर कोई कंप्लेंट हमारे पास आती है इस तरह की, और हम खुद से भी संज्ञान लेते हैं, स्वयं संज्ञान भी लेते हैं कि किसी भी मीडिया में कुछ इस तरह की कुछ भी घटनाएं हमें आती हैं, जी। तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन मीडिया का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो पॉजिटिव की तरफ भी लेके जाता है और नेगेटिव भी लेके जाता है। तो मीडिया को इसमें बहुत ही अच्छे से सोच समझ के अपना, इवन मुझे लगता है जो सेंसर बोर्ड्स भी हैं या कुछ इस तरह से ब्रॉडकास्टिंग में भी कुछ कमेटीज बनी हुई है, इनको देखना चाहिए। यही नहीं कि कुछ अश्लील है तो वो उस पर रोक लगाए, उस नज़रिए से भी देखना चाहिए कि कुछ इस तरह को अगर हम पेश कर रहे हैं कि उसका आगे जाकर या लोगों की मानसिकता पे क्या असर होगा। जी। तो ये मीडिया का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ब्रॉडर सेंस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आज जो मीडिया का रोल है वो एक टीवी तक नहीं है या एक मूवी तक नहीं है। मीडिया का रोल घर घर तक पहुंच चुका है, चाहे एक स्मार्टफोन के जरिए पहुंचा हो या किस तरह। तो मीडिया को इस तरह से बहुत रिस्पॉन्सिबल वे में काम करना चाहिए। और एनसीडब्ल्यू का जहां तक बात है, अगर हमारे संज्ञान में कुछ ऐसी चीजें आती है तो हम लोग जरूर इस पे संज्ञान लेते हैं। जी। जिम्मेदारियों की बात हो रही है राकेश जी, और हमारे समाज में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम सब एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालते हैं और एक दूसरे से उम्मीदें भी करते हैं। मीडिया जो उम्मीद करता है कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार तो खैर अपना काम करती है, कानून बनाती है, फिर समाज से ये उम्मीद रहती है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे और सरकार के बनाए कानूनों का पालन करे। लेकिन ऐसे में ये जो गैर सरकारी संगठन हैं, इनकी क्या भूमिका हो जाती है? ये किस तरह सरकार, समाज और इन सारी चीज़ों के बीच में कैसे एक बेहतर समाज बनाने में किस तरह अपनी भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एक जो सिविल सोसाइटी है उसकी एक बड़ी भूमिका है। सरकारों के पास स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, चीजें हैं, तो एक जिसको कहते हैं कि सिनर्जी कैसे आए सरकार का, राष्ट्रीय महिला आयोग है या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, ये मॉनिटरिंग करने के लिए बने हुए हैं। तो अगर कोई घटनाएं हो रही हैं, मान लीजिए बाल विवाह की घटनाएं हो रही हैं, अब आप देखेंगे कि बाल विवाह हमारे देश में 23.5% बाल विवाह होता है, और उस 23.5% में करीब 1800-1900 ही रिपोर्ट होते हैं। तो इसमें सिविल सोसाइटी की बड़ी भूमिका है, पुलिस की बड़ी भूमिका है, हमारे जो इमरजेंसी नंबर है उन पे जो है कंप्लेन करें। तो जैसे मैंडेटरी कंप्लेन करने की, जैसे पॉक्सो में है कि अगर कोई किसी बच्ची के साथ कोई भी यौन हिंसा की घटना होती है तो मैंडेटरी आपको कंप्लेन करना पड़ेगा, स्कूल टीचर को, माँ बाप को, परिवार को, जिसको भी जानकारी मिलती है। लेकिन अगर बाल विवाह के बारे में मैं स्पेसिफिक इसलिए बात कर रहा हूँ कि बाल विवाह एक बहुत बड़ी आबादी को कवर कर रहे, बाल विवाह हो रहा आज भी गाँव में, शहरों में थोड़ा कम होता है। वो सूचनाएं जो है सिविल सोसाइटी दे सकती है। मैं तमाम देश भर के जो एनजीओ काम करते हैं, और ये भी नहीं है कि आप सूचना देते हो कि पुलिस को दोगे या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दोगे तो आपका नाम बाहर कर देंगे, नहीं करेंगे। लेकिन वो एक सोच बनी हुई है कि भाई हो रहा है, हमको क्या फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल। लेकिन आप देखिए कि जिस बच्ची का बाल विवाह हो रहा है वो देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए एक समय बोझ बनती है। बाल मृत्यु दर, महिला मृत्यु दर, ये इस वजह से बढ़ता है क्योंकि बाल विवाह होता है। जी। तो ये समझने की जरूरत है कि आपके गांव की, आपके घर की, आपके पड़ोस की, आपके मोहल्ले की ही वो बेटी है जिसका बाल विवाह हो रहा है, और जो बड़ा होने के बाद वो कई तरह के कुप्रभावों से जकड़ जाती है। जी। मैं आज ही एक बात कर रहा था, एक छोले कुलचे बेचता है, हम लोगों को खिलाता है, 20 साल का लड़का। तो मैंने पूछा, भाई तुम्हारा शादी कब हुआ? तो उसने कहा कि मेरी शादी तो 13 साल में हो गई। फिर क्या हुआ, 1 साल में वो पहली मेरी पत्नी गुजर गई। फिर क्या हुआ, 1 साल बाद फिर शादी हो गई। फिर उसको बच्चा पैदा हुआ तो बड़ा कम, वो उसको क्या बीमारी है मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कहा कि बच्चा बहुत कमजोर पैदा हुआ है। तो उसको इतना ही पता है कि ये मैंने कोई गलती नहीं की है, मेरा बाल विवाह लोगों ने कर दिया। लेकिन जब हमने उससे बातचीत शुरू किया कि ये सारी वजह ये है कि तुमको कम उम्र में, कच्ची उम्र में तुम्हारी शादी हो गई। अब ये बात लोगों को नहीं समझ में आती है कि मेरी बेटी का तो नहीं हो रहा है। अगर मेरी बेटी का नहीं हो रहा है, मेरे पड़ोसी की बेटी का हो रहा है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी और घटना आपका, हम लोग एक दिल्ली के स्लम में, उन स्लम को बाल मित्र स्लम बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
और वहाँ पे हम लोग एक कोशिश है कि वहाँ पे बाल यौन शोषण की घटनाएं जीरो हो जाएं, बाल मजदूरी ना हो, बाल विवाह ना हो। एक बाल विवाह हो रहा था दक्षिण दिल्ली के एक स्लम में। लड़कियां मुख्य रूप से इतनी लीडरशिप में आगे आई कि वो उनको अपनी दोस्त की शादी होने के लिए पहले उन्होंने माँ बाप से बात किया, माँ बाप ने नहीं सुना। वहाँ लड़कियां नुक्कड़ नाटक शुरू कर दी। जब नुक्कड़ नाटक हो गया और उनके पूरे रिश्तेदार आए हुए हैं, उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है। फिर बाद में ऐसा हुआ कि उनको लगा कि ये नहीं सुनने को तैयार है, उन्होंने तुरंत 100 नंबर को कॉल कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि जहाँ अपराध हो रहा है, बाल विवाह एक अपराध है जी। और ये एक बाल यौन शोषण भी उसी तरीके का है, लेकिन ये सूचनाएं, ये जानकारी, ये हमको समाज से बाहर सरकार तक पहुंचाना, तंत्र तक पहुंचाना सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी है और आम लोगों की भी जिम्मेदारी है। जी, जिम्मेदारी की बात है। और रीतियों और परंपराओं के नाम पर जो अपराध किए जा रहे हैं उनको रोकने की ज़रूरत है और ख़ासतौर पर सभी को मतलब इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। अनिल जी, आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं? क्योंकि लोग अक्सर यही होता है कि मेरे घर में नहीं, उसके घर में हो रहा है, मुझे क्या। अपने संकुचित दायरे को कैसे समाज तोड़े, उसके लिए क्या सुझाव आप दे सकते हैं? सरकार समाज अपनी जगह है। हम युवाओं से बहुत उम्मीद करते हैं। जी। सारा आंदोलन, सारी कुछ चीजें जो है वो युवाओं ने बदली है। बिल्कुल। और आज युवा के हाथ में जो मोबाइल है ना, वो अपने आप में एक बड़ा क्रांति का बड़ा साधन है। जी। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ लोगों को अवेयर करना है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे तमाम तरह के लोग हैं, और जो हम रिपोर्टें देख रहे हैं, जो तमाम हमारे पास आंकड़े हैं, वो दिखाते हैं कि जो इंटरनेट मोबाइल है वो बहुत तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा है, जहां पे इस तरह के बच्चों के अधिकारों के लेके, बालिकाओं के अधिकारों के लेके और तमाम तरह की समस्याएं। तो एक बड़ा कारण है, अगर हम युवाओं को जोड़ पाएं और उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है माँ बाप को समझाना है, नहीं समझाते हैं तो पुलिस में बताना है और जगह पे कंप्लेन करनी। अगर ऐसे 10 कंप्लेन एक इलाके में हो गया, बाल विवाह या कोई इस तरह की परेशानियां, वो रुक जाएंगे। अगर कहीं पे कन्या भ्रूण हत्या का मामला आता है, वो कहीं पे इस तरह के अगर सेंटर हैं, उस सेंटर की एक कंप्लेन करनी है। और कंप्लेन करने के लिए आजकल कहीं नहीं जाना, आपको मोबाइल पे जाना है, इनकी वेबसाइट पे जाना है, महिला आयोग की या एनसीपीसीआर की वेबसाइट जाना है, एक कंप्लेन करके और खुद घर बैठ जाना है। मुझे लगता है कि वो सब एजेंसियां बड़ी सक्रिय हैं। या जैसे सिविल सोसाइटी की बात की, बहुत अच्छे तमाम सिविल सोसाइटी के लोग काम कर रहे हैं, वहां आप चले जाइए, इंटरनेट पे कंप्लेन करिए। तो सिर्फ आप कंप्लेन करना शुरू कर दीजिए, तो मुझे लगता है कि उससे भी बहुत सारी समस्याएं आपकी खत्म होगी। दूसरा, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा से पूरी पीढ़ी बदल जाएगी। लड़कियों की शिक्षा को खूब प्रोत्साहित कीजिए, बेटियों को पढ़ाइए। जहां पे आप बैठे हुए हैं लोग, वो कोशिश करें कि मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूं, मेरा जो चौकीदार है, मेरी जो काम वाली है, उसका बेटा बेटी जरूर स्कूल में पढ़ने जाए। हम थोड़ी सी चिंता कर लें, उनको मोटिवेट कर लें। हमारे स्कूल राइट टू एजुकेशन है, सबके लिए है। बहुत सारी सरकार स्कॉलरशिप सुविधाएं दे रही हैं बेटियों की पढ़ने के लिए। तमाम राज्य सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो थोड़ा सा अगर आप अवेयर होते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, तो ये जो है हम बहुत चीज़ों को आसानी से ख़त्म कर पाएंगे। लेकिन माता पिता को ये बच्चों को समझाना पड़ेगा कि बेटी कितनी महत्वपूर्ण है, महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करें, बहन के साथ कैसा व्यवहार करें, पड़ोस की बेटी और बहन के साथ कैसा व्यवहार करें। ये बहुत ज़रूरी है और शायद हम ये नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी समाज में, शहरों में भी पढ़े लिखे लड़के हैं, लेकिन माता पिता समय या तो नहीं है उनके पास इतना समय देने के लिए कि भावनात्मक रूप से जुड़ के वो अपनी बात कहें। उनको लगता है कि पैसा है तो हम पैसा दे देंगे इससे, तो पैसा बहुत सारी बुराइयां लेके आता है। तो तमाम जो अपराध हम देख रहे हैं अभी, वो अपराध की एक बड़ी वजह यही है कि माता पिता के बीच में और बच्चों के बीच में संवाद नहीं है। तो बेटे को शिक्षित करना उनका बहुत महत्वपूर्ण कार्य। बेटे का सम्मान करो, तुम सोचो, बैठ विचार करो, बदलो सोच जरा सी अपनी, बेटों जैसा प्यार करो, बेटों जैसा प्यार करो, बेटी का सम्मान करो। चर्चा का सार मतलब यही निकलता है कि लड़का और लड़की एक समान है। ये बातें केवल बोलने से नहीं, इनको व्यवहार में उतारने से होगी। सबके साथ बहुत अच्छी चर्चा रही। चलते चलते कि ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। बहुत धन्यवाद आप सब चर्चा में शामिल हुए। सियानी उम्र 100 सपने 100 बंधन। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की पूर्व संध्या पर अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे राष्ट्रीय महिला आयोग की वरिष्ठ न्यायिक समन्वयक श्रीमती कंचन खट्टर, बचपन बचाओ आंदोलन के समन्वयक और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश सेंगर और इंडिया फॉर चिल्ड्रन के निदेशक श्री अनिल पांडे। परिचर्चा का संचालन कर रही थी वरिष्ठ पत्रकार और संपादक श्रीमती सर्वमित्रा सुरजन। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।